नमस्कार। आज हम सब्जेक्ट कोड MR 202 के चैप्टर नंबर 1 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे कि किसी भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इससे पिछले वाले लेक्चर पे हमने देखा था कि इक्विपमेंट अरेंजमेंट के आधार पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है: यूनिटरी, पैकेज, स्प्लिट एंड सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो सबसे ज़्यादा जो कंपोनेंट्स काम में आते हैं वो किसी भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। तो आज हम सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में काम आने वाले कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें स्क्रीन के ऊपर आपके सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में काम आने वाले सारे कंपोनेंट्स को दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक प्लांट रूम दिखाया हुआ है। इस प्लांट रूम के अंदर कंप्रेसर, कंडेंसर लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो ये एक रेफ्रिजरेशन यूनिट है, जो रेफ्रिजरेशन यूनिट रेफ्रिजरेंट, कोल्ड रेफ्रिजरेंट को प्रोड्यूस करने का यहाँ पे ये काम करती है। जो कंडेंसर यहाँ पे काम लिया गया है वो कंडेंसर, वाटर कूल कंडेंसर यहाँ पे काम लिया गया है। ये आप देख रहे हैं, ये कंडेंसर, ये वाटर कूल कंडेंसर यहाँ पे काम लिया गया है। इस कंडेंसर के अंदर हीट को रिजेक्ट करने के लिए कोल्ड वाटर सर्कुलेट होता है। यह जो कोल्ड वाटर है यह एक कूलिंग टावर से इसके अंदर आता है। एक पंप के द्वारा इसको कंडेंसर में सर्कुलेट करते हैं और कंडेंसर की हीट लेते हुए ये वापस से ऊपर कूलिंग टावर में चला जाता है। तो ये एक वाटर की क्लोज साइकिल यहाँ पे लगातार चलती रहती है। कंडेंसर से जो रेफ्रिजरेंट निकलता है वह रेफ्रिजरेंट एक लिक्विड लाइन के द्वारा, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लिक्विड लाइन है, एक लिक्विड लाइन के द्वारा स्ट्रेनर से होता हुआ यह है एक थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में जाता है। जो स्ट्रेनर है इसका यहाँ पे कार्य यह है कि रेफ्रिजरेंट में यदि किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि है, कोई इम्प्योरिटीज़ है, तो उस इम्प्योरिटी को यहाँ पे ये रोक दे। इसके बाद में एक्सपेंशन वाल्व जो है ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लिक्विड को लो टेम्परेचर और लो प्रेशर के लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करता है। इससे आगे ये रेफ्रिजरेंट, अब जो AHU रूम आप लिखा हुआ देख रहे हैं, AHU रूम, इस AHU रूम में जो एवापोरेटर कॉइल है, इस एवापोरेटर कॉइल के अंदर ये रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होता है। तो एवापोरेटर कॉइल के जो ट्यूब्स हैं उन ट्यूब्स के अंदर कोल्ड रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट हो रहा है। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो रिटर्न एयर डक्ट और पैसेज यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है। कमरे की जो हवा है वह हवा इस डक्ट के द्वारा AHU रूम में प्रवेश करती है और AHU रूम में प्रवेश करने के बाद में ये इस एवापोरेटर कॉइल के ऊपर से सर्कुलेट होती है। तो जब कोल्ड रेफ्रिजरेंट के संपर्क में यह हवा आती है तो हवा ठंडी हो जाती है। इस ठंडी हवा को एक फ़ैन के द्वारा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फ़ैन सेक्शन है यहाँ पे, इस फ़ैन के द्वारा एक डक्ट से इस हवा को कमरे के अंदर भेज दिया जाता है। तो ये एयर कंडीशन रूम है, जिस एयर कंडीशन रूम के अंदर हवा सर्कुलेट हो रही है। तो सप्लाई एयर डक्ट के द्वारा जो कोल्ड एयर है वो कोल्ड एयर रूम के अंदर जा रही है। और यहाँ पे एयर कंडीशन रूम में आप देख रहे हैं SA डिफ्यूज़र यहाँ पे लिखा हुआ दिखा रखा है। SA डिफ्यूज़र का मतलब है सप्लाई एयर डिफ्यूज़र। तो इन डिफ्यूज़र के द्वारा हवा कमरे के अंदर प्रवेश कर रही है। कमरे में प्रवेश करने के बाद में ये कमरे की जो भी गर्मी है उस गर्मी को एब्जॉर्ब करती है और एब्जॉर्ब करने के बाद में जो हवा गर्म हो जाती है, इस गर्म हवा को हम वापस RA डिफ्यूज़र यानी कि रिटर्न एयर डिफ्यूज़र के द्वारा वापस से AHU रूम के अंदर भेज रहे हैं। तो ऊपर जो आपने रिटर्न एयर डक्ट पैसेज देखा है, इस रिटर्न एयर डक्ट पैसेज के द्वारा जो गर्म हवा है वो गर्म हवा वापस से AHU रूम के अंदर जा रही है। तो ये साइकिल हुआ एयर का, जो कि एयर कंडीशन रूम और AHU रूम के बीच के अंदर लगातार सप्लाई और रिटर्न होती जा रही है। अब वापस से एवापोरेटर कॉइल के ऊपर आएँ कि एवापोरेटर कॉइल में जब रेफ्रिजरेंट ने रूम की एयर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लिया तो ये रेफ्रिजरेंट लिक्विड से यहाँ से वापस वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वेपर रेफ्रिजरेंट अब वापस एक ट्यूब की सहायता से कंप्रेसर के अंदर आ जाएगा। कंप्रेसर के अंदर ये कंप्रेस होगा और यहाँ से हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वेपर कंडेंसर में जाएगी। कंडेंसर में वापस लिक्विड में कन्वर्ट होगी और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में वापस से ये
एवापोरेटर में चली जाएगी। तो ये साइकिल, रेफ्रिजरेंट का साइकिल कंटिन्यूस यहाँ पे चल रहा है, एयर का साइकिल यहाँ पे चल रहा है, और कूलिंग टावर के अंदर वाटर का साइकिल यहाँ पे ये कंटिन्यूस चले जा रहा है। तो ये डायग्राम आपको ये बताता है कि एक सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अब इन पार्ट्स का डिस्क्रिप्शन हम देखेंगे कि जो पार्ट्स हमने अभी डायग्राम में देखे वो कौन कौन से पार्ट थे। तो सबसे पहला रेफ्रिजरेशन यूनिट, जो कि आपके प्लांट रूम के अंदर लगी हुई थी। इसको मैकेनिकल रूम भी बोलते हैं या इसको प्लांट रूम भी बोलते हैं, और सामान्यतः इसको बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर लगाया जाता है, या फिर इसको रूफटॉप पर यदि जगह अवेलेबल है तो उसको रूफटॉप के ऊपर भी लगाया जा सकता है। यह जो यूनिट है यह एयर कूल्ड हो सकती है या वाटर कूल्ड हो सकती है। अभी जो डायग्राम में आपने देखी थी वो वाटर कूल्ड थी। तो यदि वाटर कूल्ड यूनिट होगी तो एक कूलिंग टावर जो है वो प्लांट रूम के बाहर में लगेगा, और एक कंडेंसर वाटर पंप के द्वारा कंडेंसर और कूलिंग टावर के बीच में पानी को सर्कुलेट किया जाएगा। दूसरा कंपोनेंट कूलिंग कॉइल, जो कि आपने देखा था एएचयू रूम के अंदर लगी हुई थी। इसको एवापोरेटर कॉइल बोलते हैं या कूलिंग कॉइल भी बोलते हैं। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक कॉइल, एक फिल्टर और एक फैन, ये तीन मेन कंपोनेंट एक एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर होते हैं। कमरे की गर्म हवा कॉइल के ऊपर सर्कुलेट होती है और कॉइल के अंदर कोल्ड रेफ्रिजरेंट सर्कुलेट होता है। तो जब गर्म हवा इस कॉइल के संपर्क में आती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है और उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो मॉइस्चर भी यहाँ पे कंडेंस हो जाता है। तो दो प्रोसेस यहाँ पे हो रहे हैं, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। वायु का तापमान कम हो रहा है और वायु के अंदर जो आर्द्रता है उस आर्द्रता के अंदर भी यहाँ पे कमी आ रही है। एक थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व कूलिंग कॉइल के इनलेट के ऊपर लगाया जाता है, जो कि रेफ्रिजरेंट को एक्सपांड करने के लिए काम आता है। इसके बाद में आपने देखा था कि जो एएचयू रूम है उस एएचयू रूम से, एएचयू के मुंह से जो हवा है, ठंडी हवा, वो सप्लाई एयर डक्ट के द्वारा कंडीशन रूम के अंदर जाती है। तो सप्लाई एयर डक्ट का काम क्या है कि एयर हैंडलिंग यूनिट यानी कि एएचयू से कंडीशनड एयर को कंडीशनड स्पेस तक लेके जाए। इस कंडीशनड स्पेस के अंदर इस हवा को डिफ्यूज़र या ग्रिल के द्वारा रूम के अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है। तो बेसिकली जो डिफ्यूज़र्स या ग्रिल हैं ये एयर के आउटलेट हैं, जो कि रूम के अंदर इवनली समान रूप से हवा को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जहाँ पे जिस भी अमाउंट के अंदर एयर चाहिए उस अमाउंट के अंदर हम डिफ्यूज़र या ग्रिल के द्वारा एयर को वहाँ पे सर्कुलेट कर सकते हैं। अब जब ये ठंडी हवा कमरे के अंदर आती है तो कमरे के अंदर से ये हीट को एब्जॉर्व करेगी और हीट को एब्जॉर्व करने के बाद में इसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। इस हवा को हमारे को वापस से एएचयू रूम तक भेजना होता है। इस कार्य के लिए हम रिटर्न एयर डक्ट को काम में लेते हैं। तो रिटर्न एयर डक्ट का क्या काम है कि कमरे की गर्म हवा को कमरे से पुनः एएचयू रूम यानी कि एयर हैंडलिंग यूनिट तक लेकर के जाए। तो ये साइकिल जो है, ये साइकिल यहाँ पे कंटिन्यूस चलता रहता है। नेक्स्ट कंपोनेंट इसका जो है वो है फ्रेश एयर डक्ट। अब आप देखिए कि एयर कंडीशनिंग के अंदर वही हवा दोबारा से सर्कुलेट हो रही है। तो रूम के अंदर जो भी ऑक्यूपेंट्स हैं वो ऑक्यूपेंट्स कंटिन्यूसली कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। इसके अलावा बॉडी स्मेल हो सकती है, अगर कोई स्मोकिंग वहाँ पर हो रही है तो धुआं भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूम की जो एयर की क्वालिटी है वो रूम की एयर की क्वालिटी लगातार आपकी गिरती जाएगी। वहाँ पर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जाएगी, रूम के अंदर जो स्मेल है वो स्मेल भी लगातार बढ़ती जाएगी। तो यदि आपको रूम की एयर की क्वालिटी को मेंटेन करना हो, जो कि आपने देखा था जो चार जो हमारे फैक्टर्स थे जो कि हमारे को एयर कंडीशनिंग में कंट्रोल करना है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्योरिटी एंड एयर वेलोसिटी। तो एयर प्योरिटी जब भी मेंटेन होगी जब आप कुछ फ्रेश एयर का मतलब है बाहर के वातावरण की हवा आप लगातार कमरे के अंदर भेजते रहेंगे। तो इसके लिए एक फ्रेश एयर डक्ट काम में ली जाती है। यह फ्रेश एयर डक्ट जो है वो बाहर की हवा को एएचयू रूम के अंदर भेजती है। ये जो हवा है ये हवा कमरे में आने वाली हवा, कमरे से आने वाली हवा जिसको रिटर्न एयर बोल रहे हैं,
उस रिटर्न एयर के साथ में मिक्स होकर वापस से रूम के अंदर चली जाती है। तो हमारे को कुछ अमाउंट जो है वो फ्रेश एयर का लगातार रूम के अंदर इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है, जिससे कि रूम के अंदर एयर की क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। अब कितनी फ्रेश एयर देनी है ये इस पर डिपेंड करेगा कि रूम का एरिया कितना है और रूम के अंदर ऑक्यूपेंट्स कितने हैं, स्मोकिंग रूम है या नॉन स्मोकिंग रूम है, तो क्या एप्लीकेशन है। तो जो भी एयर की क्वांटिटी हमारे को इंट्रोड्यूस करनी है उसको हम डैम्पर्स की सहायता से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हवा की क्वांटिटी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हुए जो किसी भी सेंट्रल एयर कंडीशनिंग सिस्टम के अंदर होते हैं। धन्यवाद।